हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। यस्टरडे एक बच्चे ने मैसेज किया था और कहा कि टेक्स्ट लो के ऊपर वीडियो बनाओ। सो आई एम हेयर विद द न्यू टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंसेप्ट ऑफ टैक्स, कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, एसएससी पर्सन, assessment year, previous year, heads of income, tax rates and exception to the general rule। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टैक्स के बारे में। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है। जो भी इंडिविजुअल्स टैक्स को पे करने के लिए लायबल हैं, ठीक है, उनको कंपल्सरी वो पेमेंट करनी ही होती है, उनकी मर्ज़ी नहीं होती है उसमें। जो टैक्स वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से टैक्सो। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स होते हैं रिवेन्यू के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और फिर उनको रिवेन्यू जनरेट होता है, उनको फंड्स मिलते हैं, फिर उनको फर्दर वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगाती है, ठीक है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। बट अब वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, तो सिर्फ इनकम टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं आपके पास एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। इसके अंदर अब एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स तो मर्ज कर दिया है जीएसटी के अंदर, एबॉलिश नहीं हुआ है, जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया है, उसके अंदर सिर्फ इनको इकट्ठा करके उसके अंदर डाल दिया, और कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास दो चीज़ आती हैं अब, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो एक असेसी की इनकम के ऊपर लगता है और वो असेसी उस टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जो एक असेसी से गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जा रहा है, कोई एक बीच में थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली जा रहा है वो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपके पास यहाँ पे आपकी कमोडिटीज़ और सर्विसेज के ऊपर लगता है, ठीक है, आपकी इनकम के ऊपर नहीं लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप कमोडिटीज़ ले रहे हो या किसी की कोई सर्विसेज ले रहे हो, उसके ऊपर वो टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्डन तो हमारे पास रहता है उस टैक्स को पे करने का, ठीक है। इसके अंदर हम लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा हट में गए, ठीक है, या हम डोमिनोज़ में गए, ठीक है, और वहाँ पे जाके हमने पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, हमने कमोडिटी ली और हमने वहाँ पे उनको टैक्स दे दिया। तो हमने तो वहाँ पे टैक्स दे दिया, अब उनकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे वो टैक्स हमारा दिया हुआ गवर्नमेंट को देंगे। तो टैक्स हमने ही पे किया है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे किया, हमने पहले बीच में उनको पे किया है, फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट को पे किया है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास पहुँचा, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 265 ये बात करता है कि जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ वही वाले कलेक्ट होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो राइज होता है ना कि जो टैक्सेस हैं वो कहाँ पे लिखे हैं, हम क्यों टैक्स दें? नहीं देते हम टैक्स, कहीं पे लिखा है कि टैक्स के ऊपर देना है, हमें टैक्स देना है इस चीज़ के ऊपर। तो हाँ, आर्टिकल 265 यही बात बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी सारे टैक्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे टैक्स देने होंगे, उसके बाहर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप लायबल नहीं हो कोई भी टैक्स पे करने के लिए। लेकिन उसके अंदर जो भी टैक्स लिखे हैं ना, सिर्फ वही टैक्स पे करने के लिए आप लायबल हो। आर्टिकल 245 है, वो ये कहता है कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा। हम तो टैक्स दे देंगे, लेकिन कलेक्ट कौन करेगा हमसे टैक्स? तो आर्टिकल 245 ये बोलता है कि एक जो अथॉरिटी है टैक्स को कलेक्ट करने की, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास आर्टिकल 246 पे। ये बताता है 3 लिस्ट के बारे में, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। इन तीनों लिस्ट के अंदर अब क्या बता रखा है कि कौन से टैक्स हैं जो अपने पास
सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन से टैक्स है जो स्टेट करेगी, और कौन से ऐसे टैक्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके करेगी। तो लिस्ट 1 के अंदर तो यूनियन लिस्ट दी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उन टैक्सों को कलेक्ट करेगी। लिस्ट 2 के अंदर स्टेट लिस्ट दी हुई है, जिसके टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और लिस्ट 3 के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कलेक्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एंट्री 82, जो लिस्ट 1 के अंदर दी हुई है 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये पार्लियामेंट को पावर कन्फर करती है कि आप टैक्सेस इम्पोज कर सकते हो इनकम के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो लिस्ट नंबर 82 क्या बोलती है कि पार्लियामेंट को बोलती है कि पार्लियामेंट आप टैक्स इम्पोज कर सकते हो इनकम के ऊपर, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप कोई भी टैक्स नहीं लगाओगे। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम ना एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब कि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि मैंने बोल दिया इनकम का मतलब ये है और बस हाँ इतना ही है इनकम का मतलब, नहीं। ये इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव इन नेचर है, ये काफ़ी कुछ इंक्लूड करती है अपने अंदर। कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कोई कैपिटल गेंस, ठीक है, लॉटरी से जीता हुआ पैसा, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसिस, इनसे जीता हुआ कोई पैसा, ठीक है, और सैलरी, ठीक है, सैलरी इनकम होती है। आपको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई आपको कुछ मनी रिसीव हुई है, वो आपकी इनकम होगी। डिविडेंड आपका इनकम होगा। प्रॉफिट एंड गेन्स आपके इनकम होंगे, ठीक है। कोई अलावेंस आपको मिला है, वो आपका इनकम होगा। अपने पर्सनल एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपको कोई अलाउंस मिला है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई अलाउंस दिया है, तो वो आपका इनकम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे इनकम होती हैं। और भी अदर चीज़ इसमें आती होंगी, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसके अंदर काफ़ी कुछ आता है। अब इनकम जो होती है ना, वो एक रेगुलर और डेफिनेट सोर्स से होनी चाहिए, मतलब वो रेगुलरिटी में आपके पास आनी चाहिए और एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए उस चीज़ का। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई को जो इनकम मिल रही है वो रेगुलरिटी में मिल रही है वहाँ पे, ठीक है, और वो एक डेफिनेट सोर्स से मिल रही है कि हाँ उसको उसके बॉस से वो इनकम मिल रही है। ऐसे एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, तब वो इनकम कहलाएगी, ठीक है। इनकम किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, कैश के अंदर भी हो सकती है, काइंड के अंदर भी हो सकती है। मतलब पैसे के रूप में भी हो सकती है कैश, और काइंड मतलब जैसे गिफ्ट या प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे काइंड के उसमें भी हो सकती है। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है कि जैसे इनकम के अंदर हमारे पास ना वो हेड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनकम के अंदर ना कुछ हेड्स आते हैं, 5 हेड आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 हेड है, हम इन 5 हेड का जब टोटल करते हैं तो हमारे पास GTI निकल के आ जाती है, हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम निकल करके आ जाती है। अब टोटल इनकम क्या होता है? अब इन 5 हेड का आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद में सेक्शन 80 के अंदर जो भी डिडक्शंस बताई हुई हैं आपने वो डिडक्शंस माइनस कर दी, ठीक है। 5 हेड का प्लस, उसमें से माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, तो आपके पास TI निकल के आ जाएगा, मतलब टोटल इनकम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम क्या होता है कि जैसे कोई भी रिसिप्ट, मतलब कोई भी पैसा आपको यूं ही कैजुअली मिल गया, यूं ही, और वो ना नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मतलब वो रोज़ रोज़ नहीं आपको मिलती है, यूं ही कैजुअली कभी कुछ कर लिया और यूं कभी कभार में जो मिल जाती है ना, वो आपकी कैजुअल इनकम होती है। जैसे लॉटरी से मिला हुआ पैसा, आप रोज़ थोड़ा ना लॉटरी खेलते होगे, ठीक है, रोज़ थोड़ी ना आपको लॉटरी में पैसे मिलते हैं, या रोज़ थोड़ी ना आप पजल्स रेसेस वगैरह करते हो। तो जैसे ही ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो कभी कभार हो जाती हैं, उनसे आपको जो पैसा मिलता है वो कैजुअल इनकम के अंदर आता है। जिनका जो नेचर होता है ना वो रैकरिंग नेचर नहीं होता, मतलब बारी बारी वाला नेचर नहीं होता है उनका। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। हमारी टैक्स, हमारी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। जो
पे करता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। मतलब मैं अगर पे कर रही हूँ इनकम, तो मैं अगर टैक्स पे कर रही हूँ मेरी इनकम के ऊपर, तो मैं एसएससी हूँ। एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ना क्या कहते हैं, वैसे तो इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या होता है कि आपने ज़मीन में कोई चीज़ उगाई, और ज़मीन में होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। आपने ज़मीन में वो चीज़ उगाई है और फिर आपने ज़मीन में से निकाली है और उसको फिर आप आगे बेच रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी आपको इनकम मिलेगी ना, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने, क्या है कि जैसे स्ट्रॉबेरीज़ ली, ठीक है, आपने उसका वो बनाया, जैम बनाया और मार्केट में बेच दिया, तो आपने बोला कि ये तो एग्रीकल्चरल है, ये तो उगने वाली चीज़ है, तो मैंने तो इसका जैम बनाया तो बेच दिया, तो टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो बेचा है वो जैम है ना, ठीक है। जैम तो आपने डायरेक्टली ज़मीन में नहीं उगाई होगी ना। तो अगर आप जैसे कोई अनियन, पटाटो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट ज़मीन से आप निकालते हो और बेचते हो, तो आपके ऊपर एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगे आपके पास। इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत अलग टॉपिक है, ये इसका एक अलग चैप्टर है, उसमें बहुत सारी बातें गई हुई है। यहाँ पे मैंने वैसे शॉर्ट में इसको बता दिया था। एक बार ना हम आगे चलते हैं। जो इनकम टैक्स है वो ना कुछ चीज़ें, जो कुछ कंपोनेंट्स है वो कंसिस्ट करता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके रूल्स और एक फाइनेंस एक्ट, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो यही है जो हम पढ़ रहे हैं। और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर ये बोला हुआ है कि एक्ट तो ठीक है पार्लियामेंट ने बना दिया, हाँ पार्लियामेंट ने बना दिया, ठीक है। और इनकम टैक्स रूल्स जो हैं वो सीबीडीटी ने बनाया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने वो कुछ रूल्स बना देती हैं, ठीक है। ये ना एक ऐसी बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसको चलाती है, रूल्स बनाती है और उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। फाइनेंस एक्ट क्या है? हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, और एक बार फाइनेंस बिल जैसे अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो फिर बाद में फाइनली वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस, अगर कुछ प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर और उन प्रोविजंस के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाह रही है, ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशंस उसके ऊपर देना चाह रही है, तो क्या होता है कि जो सीबीडीटी है ना वो क्या करती है, क्लैरिफिकेशंस को देने के लिए सर्कुलर्स या फिर नोटिफिकेशंस पब्लिश कर देती है। टाइम टू टाइम ये काम करती रहती है, कुछ भी प्रोविजंस के ऊपर उनको कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना है फर्दर या कुछ भी, तो वो सर्कुलर नोटिफिकेशंस के थ्रू देती है। अब हम पढ़ेंगे कि पर्सन क्या होता है। पर्सन इंक्लूड करता है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। HUF भी पर्सन के अंदर आता है इनकम टैक्स 1961 के अंदर। और कोई कंपनी, कोई भी फर्म जैसे पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब कुछ लोगों का इकट्ठा होकर उन्होंने कोई एसोसिएशन बना रखी है, तो वो भी पर्सन के अंदर आएगी। और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। एसएससी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7, एसएससी का मतलब होता है कि वो एक पर्सन जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए, और हु इज़ लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी, या कोई और तरीके का लाइक सम ऑफ मनी पे करने के लिए जो भी उस एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ होगा, जैसे कोई पेनल्टी इम्पोज होगी या कोई इंटरेस्ट लगा है, तो वो भी वो पे अगर कर रहा है तो हम उसको भी एसएससी कहेंगे। एसएससी के अंदर हम दो एसएससी के बारे में बात करते हैं, एक डीम्ड एसएससी, एक एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है माना गया एसएससी, मतलब जो एसएससी एक्चुअल में है नहीं, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन मान लिया है हमने उसको कि वो एसएससी है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं जो इनकम कमाते हैं, तो जो एक्टर है जो टीवी में काम करते हैं और वो इतनी इतनी इनकम कमाते हैं, तो उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो अब वो तो नहीं जा सकते ना डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए, तो जो उनके माता पिता होते हैं वो उनके डीम्ड एसएससी होते हैं, माने गए एसएससी होते हैं, वो अपने बच्चों की इनकम के ऊपर जा कर के टैक्स दे के आते हैं। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल था टैक्स पे करने के लिए, बट वो फेल हो गया पे करने से, वो नहीं पे कर पाया या उसने नहीं पे किया, तो मतलब वो डिफ़ॉल्ट में चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जिसने अभी तक अपना टैक्स पे नहीं किया और उसको करना था। असेसमेंट ईयर क्या होता है?
सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर हमें असेसमेंट ईयर बताया हुआ है। असेसमेंट ईयर का मतलब वो होता है जिसके अंदर हम हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट को देने जाते हैं, वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, अभी का हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 2021 से 2022, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। अब इसके अंदर जब मार्च ख़त्म हो जाएगा तब सारे जो भी हैं ये जो भी लोग अपना टैक्स देंगे वो अपना 2020 से 2021 का जो उनका टैक्स होगा उसको कैलकुलेट करेंगे और दे करके आएंगे। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2021, मतलब 2020 से 2021, एंड हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, 2021 से 2022। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि जिस ईयर की हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना टैक्स, उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम दे रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो कैलकुलेट होता है प्रीवियस ईयर का और देने जाते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर। फिर है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब हेड्स ऑफ इनकम में हाँ, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमारे पास 5 हेड आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन हर एक हेड के ऊपर एक अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में है। टैक्स रेट्स जो होते हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जैसे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगता है, जो बहुत अमीर है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ये हमारे इंडिया में ये सिस्टम से टैक्स लगता है। सबके लिए एक जैसा टैक्स नहीं है, हर किसी के लिए अलग टैक्स है, जो जितने इनकम कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ना क्या होता है कि वैसे पूरे वर्ल्ड में ना 2 रेट चलते हैं, एक होता है स्लैब रेट, एक होता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब तो होता है कि एक ही रेट बना दिया कि भाई जैसे 10%, सबके ऊपर 10% से ही लगेगा टैक्स, या 20% से ही लगेगा सबके ऊपर, चाहे वो कम कमा रहा हो चाहे वो ज़्यादा। और एक होता है स्लैब रेट, मतलब कुछ स्लैब्स हैं, जैसे 2.5 लाख से लेके इतना कोई कमा रहा है तो नील है, फिर इतने से लेके 5 से लेके कोई 10 कमा रहा है तो उसके ऊपर 5% है। ऐसे हमने स्लैब्स बना रखे हैं, उसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। तो हमारे पास इंडिया में स्लैब रेट फॉलो होता है, और इंडिया में स्लैब रेट फॉलो होते हैं, मैंने बता दिया। और हमारे पास जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है एन इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है अ सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स बट बिलो द एज ऑफ 80 ईयर्स। थर्ड कैटेगरी है अ सुपर सीनियर सिटीजन अबव 80 ईयर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल के बारे में। जनरली जो रूल होता है वो क्या रहता है कि हम हमारा टैक्स असेसमेंट ईयर में बैठ के कैलकुलेट करेंगे। किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। टैक्स लगेगा कौन से ईयर पे, प्रीवियस ईयर में। असेसमेंट ईयर में बैठ के कैलकुलेट करेंगे और गवर्नमेंट को दे के आएंगे। ये जनरल रूल है, बट इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब हम प्रीवियस ईयर में जो कमा रहे हैं उसका हम जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में नहीं देंगे, उसी ईयर के अंदर ही दे देंगे। वो हमारे पास एक्सेप्शन है। ठीक है, अब कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इनकम है जहाँ पे जो टैक्स है वो इस हिसाब से लगता है कि हम प्रीवियस ईयर का जो कमा रहे हैं वो हम उसी ईयर में दे के आएंगे। पहला, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और वो शिपिंग बिजनेस से पैसा कमा रहा है। अब यहाँ पे हमारे इंडिया में कोई आया, वो नॉन रेजिडेंट है, और वो अपना यहाँ पे उसने अपना सामान जो है वो शिफ्ट किया, ठीक है, और उसने हमसे पैसे ले लिए और वो अब वापस जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तू ऐसे वापस नहीं जाएगा, ठीक है, तुझे जो इनकम यहाँ से मिली है ना, तुझे जो इनकम यहाँ इंडिया से जो मिली है, ठीक है, या तेरे जो ये शिपिंग का जो बिज़नेस है, तुझे इससे जो इनकम मिली है उसका जो टैक्स है वो तू अभी के अभी यहाँ पे हमें दे करके जाएगा। तो अगले साल में नहीं, यहीं के यहीं अभी दे के जाएगा तू टैक्स। ये बात सेक्शन 172 के अंदर बोली हुई है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। जो भी लोग हैं जो अभी देश छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, या जाने वाले हैं,
ठीक है। तो वो जाने से पहले उनका जो भी टैक्स हुआ है ना, असेसमेंट ईयर का भी इवन, वो दे करके जाएंगे। जैसे अब है, अब मैं समझो अप्रैल में ये, या मैं मई में इंडिया को छोड़ के जाने वाली हूँ और मेरा खुद का एक बिज़नेस है, तो मैंने बिज़नेस में वो अप्रैल का जो भी मैंने कमाया होगा ना, तो वो 1 महीने का भी मैं अभी उसके ऊपर टैक्स दे के जाऊँगी, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, तो उसके बाद टैक्स कौन देगा? तो इसीलिए सेक्शन 174 ये बोलता है कि अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो आपकी कमाई गई इनकम पे आप अभी के अभी टैक्स दे के जाओगे। इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई एजीपी है तो, ठीक है। जो भी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन है, जैसे कंपनी है, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इनका जो टैक्स है ना, वो जिस साल ये लोग कमाते हैं ना, उसी साल में वो टैक्स पे करते हैं, अगले साल में नहीं करते हैं। अब फिर है अपने पास यहाँ पे, अगर आपका कोई बिज़नेस है और आप वो अब आगे कैरी ऑन नहीं करना चाह रहे हो, आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो अभी तक आपने जो भी कमाया है ना, वो अभी के अभी आपका टैक्स आप दोगे। ऐसा नहीं है कि अभी कमाया आप बंद कर रहे हो तो आप मार्च में, फिर लास्ट में 31 मार्च को बैठोगे और देखोगे कि हाँ मेरा टैक्स, चलो मैं देखती हूँ कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है। अभी आप बंद कर रहे हो, समझो नवंबर में आप बंद कर रहे हो, ठीक है, फिर जनवरी दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फिर फरवरी, मार्च, तब तक का वेट नहीं करेंगे। अभी आप बंद कर रहे हो ना, तो अभी जितना भी आपने कमाया है वो हमें दे दो, गवर्नमेंट ये बोलती है। और ये सेक्शन 176 के अंदर बोला है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।